हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमने पिछली वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और इस हम वीडियो में पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। यानी कि जो हमने समीकरण बनाया था उसको हम संतुलित कैसे करें, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखेंगे जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो 4 विधियाँ होती है। फर्स्ट जो होता है जांच एवं त्रुटि विधि, सेकंड जो होता है आंशिक समीकरण विधि और थर्ड होता है संयोजकता विधि, फोर्थ होता है आयनिक समीकरण विधि। लेकिन हम अपने क्लास 10th में केवल हम फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जांच एवं त्रुटि विधि। और जो ये तीनों जो है विधियाँ, इसका हम हायर क्लासेस में इसका स्टडी करते हैं। फर्स्ट का हम इस क्लास 10th में स्टडी करेंगे। फर्स्ट में क्या होता है कि जो जांच और त्रुटि विधि होती है, इसमें क्या होता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम क्या करते हैं, अभिक्रिया को पढ़कर अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको उनके प्रतीकों या सूत्रों के द्वारा बस ढांचा निर्माण कर देते हैं। जैसे देखिए कि कोई भी समीकरण में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन भाग ले रहा है, और हाइड्रोजन भाग ले रहा है, और इन दोनों से मिलकर क्या पदार्थ बना, अमोनिया बना। तो बस हम इसका ढांचा निर्माण कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन के 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। इनसे जो पदार्थ बना है उत्पाद के रूप में, वो अमोनिया बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उत्पाद में कि अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन का 1 ही अणु आया है और हाइड्रोजन का 3 अणु आया है। लेकिन हमने क्या लिया था, नाइट्रोजन के 2 अणु लिए थे और हाइड्रोजन के भी 2 अणु लिए थे, और उत्पाद में क्या है, नाइट्रोजन के 1 अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु। तो इसी को जो जब देखेंगे, नाइट्रोजन का अभिक्रिया में 2 अणु है और उत्पाद में 1 है, तो इसको संतुलित करेंगे। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो उत्पाद में 2 से हम गुणा कर देंगे, तो क्या हो गया, नाइट्रोजन का 2 अणु हो गया और हाइड्रोजन के 6 अणु हो गए। 2 3 6 अणु हाइड्रोजन के हो गए और नाइट्रोजन के कितने अणु हो गए, 2 अणु हो गए। तो नाइट्रोजन का जो संतुलन फिक्स हो गया, सही हो गया नाइट्रोजन का संतुलन। लेकिन हाइड्रोजन का तो गड़बड़ हो गया ना। हाइड्रोजन का यहाँ देखिए 2 है, लेकिन उत्पाद में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन के 6 अणु बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। फर्स्ट आपने क्या सीखा, सबसे पहले हम ढांचा निर्माण करेंगे, यानी किस किस पदार्थ का अभिक्रिया हो रही है और उससे उत्पाद बन रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखेंगे नाइट्रोजन के 2 अणु है और यहाँ पे उत्पाद में नाइट्रोजन के 1 अणु है। तो सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे, यानी कि 2 नाइट्रोजन में हम 2 का इंटू कर देंगे, तो नाइट्रोजन के 2 अणु तो संतुलित हो गए। लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभिक्रिया में 2 अणु है और उत्पाद में 6 अणु हो जा रहे हैं। तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें अभिक्रिया के हाइड्रोजन में हम 3 से इंटू कर देंगे, तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जा रही है, 3 दूनी 6, यानी कि अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जा रही है। और जब उत्पाद जो बन रहा है तो यहाँ भी हाइड्रोजन की जो संख्या हो रही है वो 6 हो रही है। ठीक है, तो ये अब जो समीकरण बना ये पूरी तरह से संतुलित हो गया है। यानी देखिए अब फिर से एक बार देख लीजिए कि अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो उत्पाद में भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितनी है, 6 है, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। तो देखिए यहाँ पे जो उत्पाद बन रहा है वहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 6 है। 3 ये H के पास ये 3 है और यहाँ 2 से इंटू हुआ है, तो 3 दूनी 6। तो ये जो समीकरण है वो संतुलित हो गया है, बैलेंस हो गया है। इसको समझने के लिए एक बार और आप समझिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों का अभिक्रिया जब हम करेंगे तो उत्पाद के रूप में क्या आएगा, अमोनिया बनेगा, NH3 बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि
उत्पाद में हम 2 से गुणा करेंगे नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के जो वैलेंसी है वो वैलेंस हो गई। यहाँ भी अभिक्रिया में भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है और उत्पाद में भी नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई। ये तो नाइट्रोजन की जो संतुलन थे वो फिक्स हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का गड़बड़ हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का भी ये 6 हो जा रहा है इसकी परमाणु संख्या। लेकिन अभिक्रिया में क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है। तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभिक्रिया में 3 से इंटू करना पड़ेगा। अभिक्रिया में 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन की भी संख्या 6 हो गई और जो उत्पाद बना वहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई। अब क्लियर हुआ, अब समझ आया कि कैसे हम किसी भी समीकरण को संतुलित करेंगे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि रासायनिक जो समीकरण बनाते हैं उसका महत्व क्या क्या है ये देखेंगे। तो पहला महत्व तो यही है कि जो भी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनका ज्ञान पता हो जाता है कि कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, पहला तो यही हुआ। दूसरा क्या होगा कि जितने भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं उनका प्रतीक मालूम चल जाता है। जैसे अभी आपने एक अभिक्रिया बनाया, जैसे आपने एक रिएक्शन देखा N2 प्लस H2, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बना, अमोनिया बना। ठीक है, तो ये समीकरण लिखने से आपके इनके प्रतीक तो मालूम हो गए ना, कि नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है और हाइड्रोजन का प्रतीक H2 होता है। ठीक, तो ये एक लाभ होता है समीकरण लिखने से। तीसरा लाभ क्या है, अभिक्रिया में और उनसे जो उत्पाद बनता है, ठीक है, तो उनके जो परमाणु की संख्या का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो ये एक लाभ है। और फोर्थ नंबर जो है उनके द्रव्यमान वगैरह भी पता चल जाते हैं। तो ये इनके 4 लाभ हैं रासायनिक समीकरण लिखने के। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आप खुद से भी बता सकते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने से क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो रासायनिक समीकरण होता है वो मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। पहला होता है योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। पहला है ये योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, दूसरा जो होता है वो वियोजन अभिक्रिया होती है, तीसरा जो होता है वो होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है उष्मीय अभिक्रिया, फोर्थ नंबर जो है वो उष्मीय अभिक्रिया है, और फिफ्थ नंबर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विनिमय अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन विनिमय अभिक्रिया। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, और जो ये तीनों बच रहे हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, आप एग्जाम्पल समझिए कि जब ये कैल्शियम ऑक्साइड हम लेते हैं, एक मग में ले लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे, और उसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे जल को मिलाएंगे। तो एक कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम जल को मिला रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा है, तो बूझे चूने का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो जब हम 2 पदार्थों को अभिक्रिया कराते हैं तो एक न्यू पदार्थ बनता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। समझ आया, इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए, पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड CaO अब प्लस कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या मिलाए, H2O को मिलाए, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, OH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो हम जब 2 अभिक्रिया को एक साथ मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड के रूप में बनता है। ये इसका एक और स्थिति, जब हम कार्बन को वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ देखिए, एक
चीज़ और समझिए कि यहाँ पे जो अभिक्रिया में कार्बन तो एक है ना, कार्बन के अणु एक है, तो उत्पाद में भी कार्बन के अणु कितने हैं? क्रिया में जो ऑक्सीजन के जो अणु 2 हैं, तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन के अणु 2 है। तो यहाँ जो ये जो रिएक्शन है वो संतुलित है कि नहीं, बैलेंस है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस है कि नहीं। अगला हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो जो ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जब हम एक पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं या उसमें उष्मा देते हैं या प्रकाश में जब रखते हैं, तो वो 2 भागों में विघटित हो जाता है। एक जो पदार्थ होता है वो 2 भागों में विघटित हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इतना समझ आया? तो इसका थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। आप लोग नोट करते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर या किसी अन्य कारण से 2 या 2 से अधिक भागों में जब अपघटित हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है ये। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 चीज़ निर्मित होता है, बनता है। तो देखिए कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो एक पदार्थ है, इसको गर्म करने पे 2 ये पदार्थों में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 2 पदार्थों में डिवीज़न इसका हो जा रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती है ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला है उष्मीय अपघटन, दूसरा है प्रकाश अपघटन, तीसरा है विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन। पहला देखते हैं उष्मीय अपघटन में क्या होता है। तो इसमें समझ लीजिए कि जब हम उष्मा में किसी भी पदार्थ को जब उष्मा में रखते हैं तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ से देखिए, यहाँ से अच्छे से क्लियर होगा आपको। देखिए एक हम परखनली लेते हैं, परखनली में हम कोई भी पदार्थ रख देते हैं। यहाँ पे देखिए परखनली में हम कोई पदार्थ रख दिए और जब हम उसको उष्मा के द्वारा हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए अगला है प्रकाश अपघटन। इसमें क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश। यहाँ से आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। एक प्लेट है, इसमें सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश में रखते हैं तो बनता है और क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी जो इक्वेशन है वो संतुलित है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो देखिए जो सिल्वर का जो अणु है वो 2 है, तो उत्पाद में भी सिल्वर के अणु 2 हैं। क्लोरीन के अणु 1 है अभिक्रिया में, तो उत्पाद में भी क्लोरीन के अणु 2 है अभिक्रिया में, तो उत्पाद में भी क्लोरीन के अणु कितने हैं, 2 हैं। तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि इक्वेशन को हम कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है, और ये अभिक्रिया कैसे हो रही है, इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। अगला हम देखेंगे वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन। इसमें क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। देखिए यहाँ NaCl है, NaCl जब हम इसको जलीय विलयन में रखते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये Na+ में टूट जाता है और Cl- में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी टूटने की प्रक्रिया हो रही है ना, इसी को हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। लेकिन ये क्या हो रहा है कि विद्युत के द्वारा हो रहा है, तो इसे हम विद्युत अपघटन कहेंगे या वैद्युत अपघटन कहेंगे। जब प्रकाश के द्वारा होगा तो प्रकाश अपघटन कहेंगे, और जब उष्मा के द्वारा होगा तो उष्मीय अपघटन कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और क्या आपको समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।